world's fourth largest railway network after US, China and Russia, with the entire track of covering route length of more than 67,000 किलोमीटर। भारतीय जो रेलवे है अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसका पूरा ट्रैक कितना है? 67,000 किलोमीटर से अधिक है। दूसरा बात करें कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार 69% ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट्स 2018 से 21 के बीच वेर कॉज्ड टू अ डीरेलमेंट। मतलब कैग के रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 21 के बीच में 69% रेलवे दुर्घटना पटरी से उतरने के कारण हुई है। तीसरा बात करें यहाँ पे लिंक हॉफमैन बॉस कोचेज जो हैं कंसिडर्ड एज अ फार सेफर देन द ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कोचेज। लिंक के हाफमैन जो कोच पुराने जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोचों के तुलना में क्या अधिक सुरक्षित माने जाते थे। यहाँ पे बताना है कि कितने आपके कथन क्या है सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन क्या है सही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे न्यूज में क्या था, रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दैट है। ठीक है, इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया, जिसका लेंथ कितना कवर करता है? 67,000। क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो था कि अकॉर्डिंग टू कैग 69% ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स 2018 से बिकॉज ऑफ क्या री सॉरी डीरेलमेंट के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी 3 कथन दिए हुए, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, कितने आपके स्टेटमेंट सब करेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेजर पोर्ट्स आर अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट fall in the concurrent list in the 7th schedule of the constitution। जो प्रमुख बंदरगाह है, मेजर पोर्ट्स है, केंद्र सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं और संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में आते हैं। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि माइनर पोर्ट्स आर फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड फॉल इन द क्या यूनियन लिस्ट। छोटे जो बंदरगाह है राज्य समुद्री बोर्ड के अधिकतर अधिकार क्षेत्र में आते हैं और संघ सूची में आते हैं। देयर आर 12 गवर्नमेंट ऑन मेजर पोर्ट्स, जिसमें से 6 क्या है ईस्ट कोस्ट में एंड 6 है ना वेस्ट कोस्ट। यहाँ पर 12 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह हैं, जो 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर। तो यहाँ बताना है कि 3 कथन दिए, उसमें से कितने कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 कथन सही नहीं है। कौन कौन से वो कथन सही है, कौन कौन से कथन है जो सही नहीं है? फर्स्ट बात करें यहाँ पे तो थर्ड सही है आपका, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स वो क्या किसके अंडर में आते हैं? वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं। और माइनर जो पोर्ट्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रेजेंटेड द 352nd रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। पोर्ट्स की बात करें तो 2 कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। मेजर पोर्ट्स आर कम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर द क्या सेंट्रल गवर्नमेंट। मेजर पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं और किस लिस्ट में आते हैं? 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में आते हैं। माइनर पोर्ट्स की बात करें तो रेस्पेक्टिव स्टेट के अंडर में आते हैं और किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और गवर्नमेंट ऑन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट 12 हैं, जिसमें से 6 क्या है ईस्ट कोस्ट में और 6 क्या है वेस्ट कोस्ट में। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 आपके सामने कथन दिए हुए, जिसमें बताना है कि करेक्ट कितने हैं सही कितने हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI इज वर्किंग इंट्रोड्यूस अ प्लान टर्म बीमा ट्रिनिटी। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण बीमा ट्रिनिटी नामक एक योजना शुरू करने पर क्या काम कर रहा है? बीमा ट्रिनिटी में क्या क्या इंक्लूड किया है? 3 कंपोनेंट्स लाइक बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा ट्रिनिटी में क्या क्या शामिल किया गया? बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि इन इंडिया इंश्योरेंस डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड $11.1 in 2001 to $91 in
क्या 2021। भारत में बीमा जो घनत्व है $11.1 से बढ़कर कितना हो गया, $91 हो गया, कब 2001 से लेकर के 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। अब यहाँ पे सब तीनों के तीनों कथन क्या है आपके सही है। इंश्योरेंस बात करें यहाँ पे IRDAI के इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्किंग टू इंट्रोड्यूस है क्या, बीमा ट्रिनिटी 3 कंपोनेंट्स क्या क्या, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स इज a three party contracted by which one party the surety guarantees the performance or obligations of a second party the principal and the third party the oblig। बीमा जमानत बॉन्ड एक 3 पक्षीय अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष क्या है, जमानत करता, दूसरा पक्ष क्या है, प्रिंसिपल के, और तीसरा पक्ष क्या, उपक्रेता को गारंटी देता है। It is a act security arrangement for infrastructure projects and insulate the contractor as well as the क्या principal। मतलब यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसमें ठेकेदार के साथ साथ प्रिंसिपल को भी क्या सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स अलाउड बाय द क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कब, इन 2022 हैज बीन ब्रॉट रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज। अप्रैल 2022 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमत बीमा जमानत बॉन्ड को बैंक गारंटी के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया। यहाँ पर बताना है कि कितने आपके कथन सही नहीं, यहाँ पे कितने कथन सही नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन, क्योंकि ऑल 3 कथन आपके क्या हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए इसका देखते हैं कि IRDA has relaxed norms of surety bonds to expand the surety insurance market by increasing the availability of such product। IRDA ने जमानती बॉन्ड्स के मानदंडों में ढील प्रदान की है और इसका उद्देश्य क्या, उत्पादकता की उपलब्धता बढ़ाकर जमानती बीमा बाजार का क्या विस्तार करना है। Insurance surety bonds क्या 3 party contract by which one party is the surety guarantees for the performance and obligations of a second party principal or to a third party obligor। यह त्रिपक्षीय अनुबंधक जिसमें एक पक्ष जमानतकर्ता दूसरे पक्ष प्रिंसिपल के प्रदर्शन या दायित्व के आधार पर तीसरे पक्ष को क्या गारंटी देता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर has directed the Central Electricity Regulatory Commission to initiate the process of market coupling। Market coupling word जो है of a power exchange in order to have a uniform price across multiple exchanges। मतलब केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को कई एक्सचेंजों में समान कीमतें रखने के लिए बिजली एक्सचेंजों के बाजार युग्मन मतलब मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया को शुरू करने का क्या निर्देश दिया है। मार्केट कपलिंग रेफर टू द फॉर्मिंग ऑफ अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ऑन बाय द क्या गवर्नमेंट। मार्केट कपलिंग का तात्पर्य है कि सरकार के स्वामित्व वाली एकल पावर ट्रेडिंग इकाई का गठन किया जाए। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस framework by implementing the market based economic dispatch MBED mechanism। बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण तंत्र को लागू करके एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति और एक मूल्य ढांचा क्या बनाया जाए। तो यहाँ पर बताना है कि करेक्ट कितने हैं, कितने सेंटेंस आपके करेक्ट, ऑल 3 सेंटेंसेस आपके क्या है करेक्ट। ठीक है, मार्केट कपलिंग का देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज टू इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म प्राइस मतलब एक समान प्राइस रखने के लिए अक्रॉस द मल्टीपल एक्सचेंजेस। ठीक है, मार्केट कपलिंग इज रेफर टू द सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ऑन बाय द किसके द्वारा गवर्नमेंट मतलब सरकार के स्वामित्व में एकल पावर ट्रेडिंग इकाई की क्या स्थापना करना। और इसका उद्देश्य क्या है, क्या कि एक समान कीमत बनाए रखना है सभी से अलग अलग विविध क्या अलग अलग विद्युत एक्सचेंजों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज डिफाइंड स्टार्टअप through an executive order under the Companies Act 2013 and gives a few operational and compliance relaxation for क्या स्टार्टअप कंपनी। मतलब कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्टार्टअप को क्या परिभाषित किया है और स्टार्टअप कंपनी के लिए कुछ परिचालन और अनुपालन में क्या छूट प्रदान की है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि आरबीआई नोटिफाइड द रूल्स फॉर लिस्टिंग स्टार्टअप्स, मतलब जो आरबीआई है स्टार्टअप की लिस्टिंग के लिए नियमों को क्या अधिसूचित करता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि सेबी created a dedicated helpline for startups in India to offer guidance and assistance for the undertaking the cross-border transaction within the ambit of regulatory framework। मतलब सेबी ने नियामक ढांचे के दायरे में सीमा पार लेन देन के लिए मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए भारत में स्टार्टअप के लिए एक क्या समर्पित हेल्पलाइन बनाई है। सर तो यहाँ पर आपके कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट, सॉरी सही नहीं है, नॉट करेक्ट। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पे करेक्ट कितने नहीं है, तो यहाँ पर आपके 2 सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है। वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सही है कि गलत है। फर्स्ट आपका करेक्ट, लेकिन सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई है वो आरबीआई क्या कहता है, क्रिएट्स अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन। आरबीआई के द्वारा एक हेल्पलाइन क्रिएट किया जाता है और सेबी के द्वारा जो रूल्स है वो क्या नोटिफाई किए जाते हैं फॉर स्टार्टअप। क्लियर है। बात करें यहाँ पे कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स टू बेनिफिट द इंडिया। क्लियर है। स्टार्टअप्स के बारे में बात करें कि रेगुलेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज डिफाइंड क्या स्टार्टअप थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कैन गिव्स फ्यू ऑपरेशनल कंप्लायंस रिलैक्सेशन फॉर स्टार्टअप। मतलब भारत के कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्टार्टअप को क्या परिभाषित किया है, साथ में स्टार्टअप कंपनियों के कामकाज और नियमों में कुछ क्या छूट प्रदान किया है। बात करें यहाँ पे कि सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोटिफाइड द रूल्स फॉर क्या लिस्टिंग स्टार्टअप्स, मतलब कि सेबी भारतीय स्टार्टअप की लिस्टिंग के लिए नियमों को क्या करता है अधिसूचित करता है। ये सेकंड कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि आरबीआई क्रिएट्स अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया टू ऑफर गाइडेंस and assistance for undertaking the cross border transaction with the ambit of क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक फ्रेमवर्क के दायरे में सीमा पार के लिए मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के लिए क्या समर्पित हेल्पलाइन शुरू किया। सो फ्रेंड्स ये था हमारा इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीटी 365 के जो कंटेंट है उससे बनाया गया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम से पहले, ठीक है। सो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के पीटी 365 का आप एमसीक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।